नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डीएसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। डीएसी जो एक जिले के होते हैं उनके कंधों पर पूरे शिक्षा का दारोमदार उस जिले का इन डीएसी साहब के कंधे पर होता है। आज से कुछ दिन पहले हमारे पास एक वीडियो आई, गिरिडीह डीएसी साहब का ये वीडियो था। कहा गया है कि डीएसी साहब जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने सोचा कि ठीक है, चलिए संभव है कि डीएसी साहब पार्ट टाइम के तर्ज पे ये काम करते होंगे। हमने उसे बहुत लाइटली लिया, लेकिन उस वीडियो को जब हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि असल में डीएसी साहब स्कूलों में जाकर के और अपने प्रोडक्ट्स बेचा करते थे। अब डीएसी एक ऐसा पोस्ट है, अगर डीएसी कहेंगे कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट खरीदें तो उस टीचर की मजबूरी हो जाएगी कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदें। और अगर डीएसी कहें कि भाई आप अगर मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो मैं आपकी तनख्वाह नहीं बनाऊंगा, तो उस टीचर की कितनी मजबूरी होगी ये आप समझ सकते हैं। कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, हमने ये तो आपको दिखा दिया था, लेकिन फिर आज इसी मुद्दे पर बैठा हूं मैं यहां पर कुछ और पॉइंट्स लेकर के, क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा है। आप मेरे हाथ में 2 कागज भी देख सकते हैं। तो आज यही तमाम बातें होंगी और डंके की चोट पर होगी। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पद का दुरुपयोग होता है, और सिर्फ दुरुपयोग नहीं होता है बल्कि इस पद के छत्र छाया में पूरा एक खेल रचा जाता है। बहुत बड़ा सा खेल है ये, छोटा मोटा खेल नहीं है। तमाम खेल हम आपको दिखाएंगे, डंके की चोट पर दिखाएंगे। तो डीएसी यानी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन, यानी जिला शिक्षा अधीक्षक, इनके ऊपर जिले में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का दारोमदार होता है। पर जिला शिक्षा अधीक्षक फेरी वाला बन जाए हुए तो क्या होगा। गिरिडीह के ये डीएसी साहब वहां नेटवर्क मार्केटिंग में जुटे हैं। पर कहानी इतनी भर नहीं है, कहानी आगे भी है। आज तो इस पूरी कहानी का सिर्फ दूसरा अध्याय हम आपके सामने लेकर के आए हैं। जैसे पूरे का पूरा महाभारत एक महागाथा है, बिल्कुल ऐसे ही डीएसी साहब की एक महागाथा है। गाथा नहीं है ये, तो उस महागाथा का दूसरा अध्याय आज आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। टूथपेस्ट ले लो, टूथब्रश ले लो, साबुन ले लो, तेल ले लो, कंघा ले लो। जिस वक्त सूबे के शिक्षा मंत्री राज्य की राजधानी में बैठकर योजना बना रहे होंगे कि किस तरीके से राज्य की शिक्षा व्यवस्था को, उस सिस्टम को दुरुस्त करना है, उसमें बेहतरी लानी है और शिक्षा के जरिए एक संपन्न, एक सुदृढ़ और एक व्यवस्थित झारखंड को भविष्य देना है, ठीक उसी समय हम कह सकते हैं कि उनके गृह जिले में शिक्षा विभाग के बाबू और डीएसी साहब बैठकर उन सभी योजनाओं को, सरकार के सभी सपनों को अंगूठा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में साहब की दुकान स्कूल के बरामदे में सजी हुई है और उस दुकान में जो चीजें बिखरी पड़ी हैं टेबलों पर, जो हमारे कैमरे में कैद हुई हैं, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, कैमरा झूठ नहीं बोलता। किस तरीके से साहब आनन फानन में सामानों को समेटते हैं और अपने ड्राइवर को दे देते हैं, और फिर उनकी दुकान वहां से बंद हो जाती है और उनके गाड़ी में सारे सामान को सजा दिया जाता है। फिर से किसी और रवानगी के लिए, किसी और स्कूल में, किसी और शिक्षक के पास किसी न किसी बहाने से उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सारा कार्य कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग के एक अधिकारी डीएसी साहब, जी हाँ, जिनके कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए। वो शिक्षा व्यवस्था जो जड़ मानी जाती है, प्राइमरी लेवल क्लास 1 से क्लास 8 तक, जहां से बच्चों को यह सजाया जाता है, संवारा जाता है, सांचे में उतारा जाता है।
शिक्षा दी जाती है, लेकिन अगर जब सांचा ही खराब हो तो तस्वीर या मूरत कैसे साफ उतर सकती है। चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, अब सभी ने एक सुर में यह मांग की है कि इस तरीके के जो भी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि जांच में निकलकर क्या सामने आएगा, यह तो देखने वाली बात है। मगर यह वीडियो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फेरी वाला डीएसी से आपका ताल्लुक हम पहले ही करवा चुके हैं, जो बाकायदा शिक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए भले हैं, पर जिम्मेदारी निभाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। तो यार ऐसे फोटो लगा तब तो हो गया। श्रीकांत ये क्या क्या दिखा रहे थे सर आप? बड़ा सूरज टूथब्रश पकड़ना हेलमेट, इधर रख दो तो। ये सब क्या क्या दिखा रहे हैं सर आप स्कूल में? अरे गुजर यार बंद कर दो। बस निकल जा रहे हैं। अब बोलिए। लेकिन डीएसी साहब का खेल बस यहाँ तक नहीं है, इनका खेल आगे भी है। आज हम आपको दिखाएंगे फेरी वाला डीएसी का दूसरा अध्याय, यानी पार्ट 2। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे निहायत ही गरीब होते हैं। इन बच्चों के पठन सामग्री यानी स्कूल किट का पैसा एसएमसी खाते में आता है। एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एसएमसी को यह तय करना होता है कि इस सामग्री किस दुकान से खरीदी जाए, लेकिन डीएसी साहब एक निश्चित दुकान से सामान खरीदने के लिए प्रधानाध्यापक को बाध्य करते रहे हैं, ताकि दुकान के माध्यम से उन्हें एक मोटी रकम कमीशन के तौर पर मिल जाए। नतीजतन इन बच्चों को घटिया किस्म की सामग्री मिलती है। वैसे बच्चे जिनका बैंक खाता नहीं है, उनके लिए पोशाक की राशि भी सरकार एसएमसी के खाते में देती है। ये यूनिफॉर्म भी कुछ निश्चित दुकान से खरीदने के लिए स्कूलों को बाध्य किया जाता है। चाहे कपड़े की क्वालिटी कैसी भी हो, विभिन्न प्रखंडों के स्कूलों को जोड़ने के लिए ये काम बीईओ से करवाया गया है। नेटवर्किंग प्रोडक्ट कंपनी के चेन में कई बीईओ भी जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से शिक्षकों को प्रोडक्ट खरीदने और कंपनी से जुड़ने का दबाव बनाया जाता है। अब यूं तो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का काम शिक्षा का प्रसार करना होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये शिक्षा का नहीं बल्कि नेटवर्किंग कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हैं। सूत्र बताते हैं कि पूरा काम बड़ी ही चालाकी से किया जाता है, क्योंकि सरकारी सेवा में होने के कारण ये स्वयं कंपनी का एजेंट तो नहीं बन सकते, सो अपने परिवार के अन्य सदस्यों मसलन पत्नी पुत्र जैसों के नाम से पूरा धंधा चलाते हैं। सेवा शर्तों का उल्लंघन है। स्पष्ट रूप से किसी सरकारी पदाधिकारी को सरकारी पद पर रहते हुए इस तरह के आचरण से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारी पदाधिकारी समाज में अपने आचरणों से ही संदेश देते हैं। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि इस मामले की एक पारदर्शी जांच होनी चाहिए। अगर डीएससी साहब इस आरोप के दोषी पाए जाते हैं तो वैसी स्थिति में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी शिक्षा क्षेत्र शर्मसार हुई है। शिक्षा क्षेत्र में जो एक अभिभावक के रूप में जिस तरह से उनको काम करना चाहिए, वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पाए गए। तो निश्चित उनके ऊपर में कार्रवाई हो, और भारतीय जनता पार्टी बहुत शिद्दत से इस चीज की मांग करती है कि ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके, सिर्फ डीएसी नहीं, ऐसे कई पदाधिकारी जो बैठे हैं जो बेलगाम हो गए, उनके ऊपर में अंकुश और उनके ऊपर में लगाम लगाने का काम इस सरकार को करना चाहिए। साफ साफ नजर आ रहा है कि वो सेल कर रहे हैं और स्कूल के टाइम में कर रहे हैं और 15 अगस्त के आसपास कर रहे हैं, तो इनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और साथ में शिक्षा का क्षेत्र में इनका कोई कार्य नहीं है। शिक्षा कैसे बेहतर हो, शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए और टीचर को कैसे प्रताड़ित किया जाए, ये ज़्यादा ध्यान रखते हैं।
निजी कंपनियों का सामान शिक्षकों को विक्रय करने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसका वीडियो भी आया है और मैंने यह मामला राज्य के कृषि मंत्री बादल जी के संज्ञान में भी दिया है। और बताते चलूँ मैं आपको कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी ने इस पर जांच का आदेश भी जारी कर दिया है और सरकार, झारखंड सरकार किसी भी कीमत पर किसी भी पदाधिकारी के भ्रष्ट आचरण को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। और ये खेल इतना ही नहीं है, अब आप इस चिट्ठी को देखिए। आज से लगभग साल भर पहले डीएससी साहब के कार्यों की सुगबुगाहट सरकार तक भी पहुंची थी। तब शिक्षा मंत्री ने मामले के जांच का आदेश जिले के डीसी को दिया था, पर आज तक वो रिपोर्ट है कहां, किसी को कोई जानकारी नहीं। आखिर फेरी वाले डीएससी को कौन बचाना चाहता है? आखिर कहां है डीएससी के खिलाफ हुई जांच की रिपोर्ट? डीएससी साहब को किसका है वरद हस्त? डीएससी साहब मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, तो क्या डीएससी अधिकारियों को मैनेज कर रहे हैं? और जनाब के कंधों पर जिम्मेवारी अगर है तो वो जिम्मेवारी है प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की, यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 8 को। आप यह समझ सकते हैं बेहतर तरीके से कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 से कक्षा 8 तक किन वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। समाज के पिछड़े वर्ग के, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बीपीएल लेवल के बच्चे, वही इस स्कूल में जाते हैं। अब उस समाज के हिस्से को हाशिए पर भी ढकेलने का यह काम कर रहे हैं साहब। वीडियो देखकर हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से शिक्षा विभाग के साथ, शिक्षा नीति के साथ और जो भी सिस्टम है उसके साथ ये अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जांच रिपोर्ट में निकलकर क्या सामने आता है, क्या जो अधिकारी हैं इन पर कार्रवाई होती है या फिर यह सब बस एक रस्म अदायगी है। अपने सहयोगी संदीप व केशु के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। जब मैं अपने कॉलेज के ज़माने में हुआ करता था तो मेरे कॉलेज में एक कंपनी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। एचआर ने ज़मीन पर पेन गिरा दिया और मुझसे कहा कि उठाओ। मैंने बोला जी ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। बोले कोशिश क्या होती है, या तो उठाओ या फिर ना उठाओ। कोशिश नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। जब ये बात हुई तो मुझे आज इस पूरे घटनाक्रम का याद आ गया। क्यों याद आई ये चीज़ मैं बताता हूँ। या तो डीएससी साहब को पर कार्रवाई होगी या फिर डीएससी साहब पर कार्रवाई नहीं होगी। ये बीच में ये जो जांच नाम का ये जो पुल है, ये पुल असल में मैं समझता हूं, मैं पर्सनली यहां बैठ करके कह रहा हूं कि इस नाम से मुझे नफरत है। क्योंकि जांच एक ऐसा लूप होल है जिसमें फंसा करके बहुत सारे दोषियों को बचाने की कोशिश होती है। मेरे हाथ में एक लेटर है। मैं जांच पर सवाल क्यों खड़े कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथ में एक लेटर है। मैं यूं का यूं ये लेटर आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो बात बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। ये लेटर लिखा गया पवन कुमार मंडल, आप्त सचिव, मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड, रांची। पत्रांक है 1177। तारीख इस चिट्ठी की है 20/8/2020, यानी लगभग आज से एक साल पहले। लिखा किसे गया है? उपायुक्त गिरिडीह। लिखा गया है कि सूचित करना है कि गिरिडीह जिला अंतर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को सर्व शिक्षा अभियान एवं अन्य योजनाओं के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को वितरण हेतु स्कूल किट एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है। माननीय मंत्री महोदय को क्षेत्र भ्रमण के क्रम में उक्त के संबंध में काफी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। ये भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि इस कार्य में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई। निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त के संबंध में उच्च पदाधिकारी की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर विस्तृत जांच कराई जाए। जांच का प्रतिवेदन से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराने की भी कृपा की जाए। पवन कुमार मंडल, माननीय मंत्री के आप्त सचिव, 20/8/2020। ये पहली चिट्ठी। अब मैं दिखाता हूं आपको दूसरी चिट्ठी। दूसरी चिट्ठी है उपायुक्त जिला दंडाधिकारी का कार्यालय गिरिडीह, ठीक है, और इसका ज्ञापांक है 2583। प्रेषक है इसके उपायुक्त जिला दंडाधिकारी गिरिडीह,
सेवा में है श्री सैयद रियाज अहमद, भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षु, सहायक समाहर्ता सह सहायक जिला दंडाधिकारी गिरिडीह। विषय है कि माननीय मंत्री के आप्त सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड रांची के प्राप्त पत्र पर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपर्युक्त विषयक माननीय मंत्री के आप्त सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1177 दिनांक 20/8/2020 द्वारा सूचित किया गया है कि गिरिडीह जिला अंतर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक गिरिडीह को सर्व शिक्षा अभियान एवं अन्य योजनाओं के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को वितरण हेतु स्कूली किट और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में उक्त मामले में शिकायत प्राप्त हो रही है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई। अतः प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए निर्देश दिया जाता है कि मामले की जांच करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। विश्वास भाजन। इसमें राहुल कुमार सिन्हा उस समय के डीसी, जो मौजूदा डीसी भी हैं, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी गिरिडीह, उनके सिग्नेचर हैं। तो आप्त सचिव ने अपना काम किया, उपायुक्त ने अपना काम किया। यह चिट्ठी भेज दी गई सहायक समाहर्ता सह सहायक जिला दंडाधिकारी गिरिडीह को। अब इस चिट्ठी के आलोक में हुआ क्या, इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या इस जांच का कोई रिपोर्ट हुई? कोई रिपोर्ट अगर तैयार हुई तो वो रिपोर्ट है कहां पर, किसके पास है वो रिपोर्ट? उस रिपोर्ट में था क्या? 1 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है, बहुत ज्यादा लंबा वक्त होता है। अगर 4 दिन की जांच में हमने ये पता लगा लिया कि डीएससी साहब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डीएससी साहब अपने नीचे जितने पदाधिकारी हैं उनका मार्केटिंग में इस्तेमाल करते हैं, अपने नीचे के पदाधिकारियों को वे मेंबर नहीं बनाते बल्कि उनके परिजनों को मेंबर बनाते हैं। और मैं तय रूप से बता देता हूं कि डीएससी साहब खुद इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के मेंबर नहीं होंगे। हो सकता है उनकी पत्नी होंगी, हो सकता है उनके बेटे होंगे, हो सकता है उनके भाई होंगे, हो सकता है उनके पिताश्री हों, संभव है वो हो सकते हैं। और इससे हमें कोई ऐतराज नहीं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो किसी भी तरीके का व्यवसाय करें, लेकिन डीएससी साहब का नहीं। वो पद पर रहते हुए ये काम नहीं कर सकते। ये काम जघन्य है। मैं कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, पूरे होशो हवास में इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि यह काम जघन्य है। क्यों? क्योंकि आप ये करते हुए न जाने कितने बच्चों के सपनों को मार दे रहे हैं। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, मेरे साथ न्यूज 11 भारत के संपादक अनूप सोनू साहब मौजूद हैं, मेरे साथ प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता चितरंजन सिंह जी मौजूद हैं, मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी मौजूद हैं, मेरे साथ गिरिडीह के हमारे सहयोगी श्रीकांत मौजूद हैं। मैं सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं संपादक अनूप सोनू साहब के पास आ रहा हूं। सर, इन 2 चिट्ठियों को देखते हैं और उसके बाद डीएससी साहब के इस क्रियाकलाप को देखते हैं। पहले, जैसा कि आपने आज से 2 दिन पहले कहा था कि ठीक है नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज मजबूरन मुझे उस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है जो शब्द आपने शायद परसों ही देख लिया था। जघन्य। न जाने कितने सपनों को इन्होंने मार डाला है। बीओ को ये प्रचार में इस्तेमाल करते हैं। जिनका प्रचार प्रसार करना शिक्षा का काम है, वो पाउडर ले लो, कंघी ले लो, तेल ले लो, फुलेल ले लो कर रहे हैं। आप समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है कि 1 साल पहले जांच के लिए बाकायदा आदेश आ चुका है, मंत्री के ऑफिस से आ चुका है, और उसके बावजूद अब तक डीएससी साहब का मैनेजमेंट कितना मजबूत है आप देख लीजिए। क्यों सोशल मार्केटिंग कर रहे हैं अब तो आप समझ सकते हैं। देखिए भारती जी, 2019 में 1 अगस्त 2000 जहां तक मेरा ख्याल है 2019 में कमला सिंह डीएससी हुआ करते थे वहां गिरिडीह के, और उनका ट्रांसफर कराया गया। उस ट्रांसफर में भी कई किस्से और कई कहानियां हैं, उसे भी हम सामने लेकर आएंगे। और उसी दिन इन्हें पदभार मिला अंबस्टा जी को। इनका भी कार्यकाल तकरीबन मुझे लग रहा है कि 2 साल के आसपास का कार्यकाल है। मैं एक खबर आपको बता दूं अपने सूत्रों के हिसाब से। आपने एक सवाल किया कि या तो कार्रवाई होगी या तो कार्रवाई नहीं होगी। हम इसलिए बैठे हैं कि कार्रवाई हो, स्पष्ट है। और अंबस्टा जी इस पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं कि कार्रवाई ना हो। ठीक है। एक आध बार अंबस्टा जी इस बाजी को जीत भी चुके हैं। आपने कहा कि 1 साल पहले जो पत्र लिखा गया, एक नहीं
दो पत्र इनके खिलाफ लिखे गए। एक तो आप सचिव ने लिखा और उसके आलोक में उपायुक्त ने लिखा, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उन्होंने किया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो पत्र उसके बाद कहाँ गया, उसमें जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का क्या हुआ? क्या अंबस्टा जी के रसूख पहुंच और उनके सामाजिक संरचना मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, वैसे दर्शक समझदार हैं, आप समझदार हैं, हमारे पैनल के बाकी लोग समझदार हैं। जो सामाजिक संरचना है वो जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग का भी उन्होंने फायदा उठाया है। जरूरत पड़ेगी तो खुल के भी इन चीजों को रखा जाएगा, लेकिन उम्मीद मैं ये करता हूं कि इनके जो 3-4 लोग, जो मेरे पास सूत्रों के हिसाब से खबर है और पुख्ता खबर है, जो इनके 3-4 लोग प्रोजेक्ट भवन के आसपास ज्यादातर दिखने लगे पिछले 2 दिनों में, और वो इस काम को अंजाम देने के लिए कि भाई डीएसी पर कोई आंच न आए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं। हालांकि मुझे जहां तक खबर मिली है कि अभी तक इनके नुमाइंदों या कह दे तोतों को निराशा ही हाथ लगी है। तो ये कहा जा सकता है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, शायद हमारे खबर को इस तरीके से हमने जिस तरीके से प्रेजेंट किया और परत दर परत हमारे संवाददाता ने चीज़ों को खोला और ये बताने की कोशिश की हमने कि मामला उतना सहज नहीं है जितना सहज एक झटके में वीडियो देखकर मालूम पड़ता है। मामले के अंदर बहुत सारी गहराई है। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम इनके पीछे लगी हुई है और इनके पूरे 2 साल के कार्यकाल और इससे पहले जहां थे वहां के कार्यकाल को भी खंगाल रही है, क्योंकि अगर किसी के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, तो आधार होना चाहिए। हालांकि जितना हमारे संवाददाता मधुपुर में इनका जहां घर है ना, वहां के दूसरे तल्ले पर गया है, ये तमाम चीजें हमारे संवाददाता उसकी तस्वीर तक लेके आ गए, वो भी वक्त आने पर हम दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। अब नई नई जो जानकारियां मिल रही हैं, अब तो मैं इनके साथ मुझे लगता है कि मुझे डीएसी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। अंबस्टा साहब जो है, अंबस्टा साहब सिर्फ पाउडर, स्नो और टूथपेस्ट और टूथब्रश ही नहीं बेचते। सरकारी मुलाजिम है ये, सरकारी स्कूलों के मुहाफिज हैं ये। बावजूद इसके वैसे स्कूल जहां पर स्कूली किताब, कॉपी एक खास कर वर्ग के बच्चों को मुफ्त में दी जाती है, स्कूल ड्रेस दिए जाते हैं, जनाब स्टूडेंट्स को प्रेशर देते हैं कि एक खास जगह से ही स्कूल की किताबें, स्टेशनरीज, किट और स्कूल ड्रेसेस लिए जाएं। इस बात का पुख्ता प्रमाण है और वो मेरे ख्याल से आप तक भी होगा, आपके पास भी आया जो आज रिसर्च किया गया। उसमें कई ऐसी शिकायतें हैं जिसमें ये आ रहा है कि जबरन कहते थे कि आप फलाने स्कूल से या फलाने दुकान से जाकर किट लो, वहीं से लो, अन्यथा उसे मान्य नहीं माना जाएगा, उसे मान्य करार नहीं दिया जाएगा। तो अब क्यों भाई डीएसी क्यों ऐसा करते हैं? उनका कमीशन है। जाहिर सी बात है कि उनका एक और ये दूसरा धंधा सामने आया, या मैं ये कहूं कि ये तीसरा धंधा सामने। अच्छा, आपने जो बात आज से 2 दिन पहले कही थी, एसीबी, ईडी, इन तमाम बातें कही थी, अब इन बातों के बाद तो ये चीजें और पुख्ता हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो जरूरत है इन सब चीजों की। पुख्ता नहीं हो जाती है, बजाय इसके कि हम कहीं बयानात लेते चले, बजाय इसके कि हम बाकी शिक्षकों से बात करें या उनके बयान दर्ज करें, सीधे सीधे इनके अकाउंट, इनके परिवार वालों के अकाउंट का ऑडिट करा लिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, इस पर ज्यादा डिटेल के लिए श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई डीएससी बहुत निरीह प्राणी होता है, आप लोग डीएससी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? तो अब मैं उन्हीं लोगों को कहता हूं कि आज से ठीक 1 साल पहले हमारी इस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस फेहरिस्त की जो शुरुआत है, यह हुई थी जब हमने देवघर अंचल अधिकारी के खिलाफ खबर दिखानी शुरू की थी। तो उस समय हमसे कहा गया था कि भाई अंचल अधिकारी एक बहुत, मतलब आप अगर इस जो फ्लो चार्ट होता है, उस फ्लो चार्ट में बहुत निचले तबके पर बैठा हुआ अधिकारी होता है, तो आप उसके पीछे पड़ गए। तब मैंने उस समय कहा था कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। आज डंके की चोट पर जब मैं किसी अंचल अधिकारी का कच्चा चिट्ठा खोलता हूं, तो मुझे लोग कहते हैं कि भाई एकदम सही किया, आपने जितना बताया था ये मामला उससे बड़ा है। मैं पूरे राज्य के शिक्षकों से कह रहा हूं कि देखिए, आपकी आवाज उठाने के लिए मैं यहां बैठा हूं। आपके पास अगर आपके जिला शिक्षा अधीक्षक की
कोई कारगुजारी आपके पास है, आपको लगता है कि आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आप हमारे साथ ये शेयर कर सकते हैं। अब मैं पहुंचता हूं, संवाददाता श्रीकांत जुड़े हुए। श्रीकांत, एसएमसी में जो पैसे आते हैं किसके लिए आते हैं? बहुत ही गरीब, जो ऐसे बच्चे जो 2 वक्त का खाना तक नहीं खा सकते, उनके लिए आते हैं। ड्रेस खरीदने की जिनकी कुवत नहीं होती, जिनकी क्षमता नहीं होती, ऐसे बच्चों के लिए आते हैं उसमें पैसे। पोषाहार का खाना सरकारी स्कूल में वही बच्चे खाते हैं, वहां पर कोई अडानी अंबानी किसी का बच्चा, मेरा आपका किसी का बच्चा वहां नहीं पढ़ता। वहां ऐसे बच्चों, ऐसे लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो कि मतलब 2 वक्त का खाना जिन्हें नहीं मिलता, उनके बच्चे पढ़ते हैं। और अगर उनकी हकमारी की जा रही है तो मैं जघन्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। श्रीकांत, इसमें ज्यादा बात आप बताएंगे। देखिए, निश्चित तौर से आपने बिल्कुल सही तरीके से चीजों को सामने रखा है। और हमारे संज्ञान में भी जब बातें आई थी, जब बातें चल रही थी शिक्षकों के द्वारा, हम भी गांव देहात अलग अलग इलाकों में समाचार संकलन के लिए जाते हैं, तब ये चीजें आई थी, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन जब न्यूज़ 11 की टीम के हाथ प्रमाण लगा, और मैं खुद वहां मौजूद था जब डीएसी साहब ने बकायदा स्कूल के बरामदे में अपनी दुकान सजा के रखी थी, और जब हम पहुंचते हैं तो डीएसी साहब तो पहले हमें ज्ञान देते हैं कि आप किस तरीके से कैमरा कर रहे हैं, कैमरा ऐसे मत कीजिए। उसके बाद जाते जाते डीएसी साहब हमें फरमान भी सुना जाते हैं कि जनाब इस न्यूज को आप ना दिखाएं। हमने कहा कि हमारा काम हमें बेहतर आता है, आप अपना कार्य करें। इसके बाद सबसे जो बड़ी बात यहाँ पर आती है कि आखिर इनके जिम्मे शिक्षा की उस पंक्ति में खड़े लोगों का जिम्मेवारी इनके हाथों में थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसे हम मान सकते हैं कि जहां से शिक्षा शुरू होती है। अगर कोई भी बच्चा है तो क्लास 1 से ही बोलना, सीखना, समझना और शिक्षा व्यवस्था को समझता है और उसे शिक्षा दी जाती है। लेकिन इन्होंने जो हाल किया शिक्षा व्यवस्था का, अगर ये शिक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं तो कोई बात थी, लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं तो वो और अलग बात थी। लेकिन पूरे लॉकडाउन में इनका निरीक्षण चलता रहा है। पूरे लॉकडाउन के दरमियान ये हर स्कूल घूमते रहे, भले स्कूल खुला हो तो ये ना जाते हूँ, लेकिन स्कूल जब बंद था तो ये बकायदा इन्होंने पूरे जिले के 13 प्रखंड के सभी स्कूलों का दौरा किया है। तूफानी दौरा हम कह सकते हैं इसे। लेकिन तूफानी दौरा किस लिए? जिस समय अभी कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री ठीक होकर आए, उन्होंने पुनः चार्ज दिया और उन्होंने तुरंत घोषणा की किस तरीके से पारा शिक्षकों की स्थिति बेहतर होगी। हमारे राज्य में जो अंतिम व्यक्ति खड़े हैं, अंतिम पायदान पर लोग खड़े हैं, उन तक कैसे शिक्षा पहुंचे, इन सभी बात को लेके वो वहां रांची में बैठ के चिंतन कर रहे थे। उसी के उलट स्कूल के बरामदे में बैठ के डीएसी साहब सरकार की सारी योजनाओं को ठेंगा दिखा रहे थे, सरकार की सारी सोच पे पलीता लगा रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इन्हें किस बात का गुमान और गुरूर है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि डीएसी साहब मैनेज करने में बहुत कारगर हैं। ये मैनेजिंग सिस्टम पे भरोसा रखते हैं और इसी मैनेजिंग सिस्टम के बदौलत जो है ये अपनी दुकान चला रहे थे। जिस सरकारी गाड़ी का ये उपयोग करते हैं, यहाँ तक शिक्षक बताते हैं कि उस सरकारी गाड़ी में बकायदा सामान सजाया रहता था। किसी स्कूल में पहुंच जाते थे, मिड डे मील का रजिस्टर दिखा दीजिए या फिर और भी अन्य कोई खामियां ये पकड़ते थे तो इनका सीधा फरमान आता था कि बस जनाब आपको तो सामान खरीदना पड़ेगा, वो चाहे 10,000 का हो या 20,000 का हो। और सबसे बड़ी बात की इंस्टॉलमेंट की सुविधा मिलती थी। डीएसी साहब के दुकान में बकायदा इंस्टॉलमेंट था, बिना कोई कागज पत्र का। चलिए भाई, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो जब तनख्वाह आएगी तो हमारा आदमी आपसे आएगा और कलेक्ट कर लेगा। कलेक्शन एजेंट भी रखते थे ये। कलेक्शन एजेंट भी सुनकर ही कितना अजीब सा लग रहा है कि बताइए, जिस आदमी को अब बिजनेस मॉडल फॉलो किया जाना चाहिए, जिस आदमी से देश को सीखना चाहिए कि भाई बिजनेस कैसे चलता है पावर का उपयोग करके, बाकायदा डीएससी के नेगेटिव चीजें तो हम दिखा रहे हैं, पॉजिटिव चीज भी हम बता रहे हैं कि देखिए उनसे सीखने की जरूरत है। सीखने की जरूरत यह है कि हमें क्या नहीं करना है, इनसे सीखना यह है कि हमें क्या नहीं करना है। हमारे साथ अभी सुशांतोदा मौजूद हैं, चितरंजन जी भी मौजूद हैं, उनके पास भी आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर कह भी रहा हूं कि भाई जांच नहीं, कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई इसलिए चाहिए क्योंकि आप समझिए कि उन बच्चों का अधिकार मारने वाले डीएससी के साथ और कोई उससे कम कुछ बर्दाश्त भी नहीं है।
आप सोचिए कि एसएमसी के तहत जिन बच्चों का पैसा आता है, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट से जुड़ा ये एक एसएमसी कमेटी बनाई जाती है। जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं होता, जिनके माँ बाप का आधार कार्ड नहीं होता, तो उन बच्चों का जब ड्रेस आता है तो उस ड्रेस के लिए पैसे जो है ये एसएमसी में आता है। पोशाक उन लोगों के लिए जो स्कूल की किताबें आती हैं तो उसके लिए पैसा इसी एसएमसी के फंड में आता है। स्कूल का जो प्रधान अध्यापक होते हैं, स्कूल की जो कमेटी होती है, ये उन बच्चों को ये फंड अलॉट करता है कि भाई इसी के तहत तुम्हें किताबें लेनी है, इसी के तहत तुम्हें ड्रेस लेनी है। अमूमन होता है कि इस एसएमसी फंड से प्रधानाध्यापक या स्कूल की कमेटी जो है वो ड्रेस खरीद लेती है और आकर के बच्चों को बांट देती है, क्योंकि ये बच्चे इतने भी सक्षम नहीं रहते, इनके माँ बाप इतने भी सक्षम नहीं रहते कि वो बाजार जाकर के और इनके लिए ड्रेस खरीद लें या इनके लिए कॉपी किताब खरीद लें। अब आप समझिए कि अब अगर प्रधानाध्यापक पर यह दबाव बनाया जाए कि ना आपको तो फलाने की दुकान से ही खरीदनी है ड्रेस की क्वालिटी चाहे कुछ भी रहे, अब ये दुकान वाला जो है वो डीएससी साहब को उनका हिस्सा देता है, तो ये हिस्सा आता कहां से? दुकान वाले को अगर 10 रुपए का प्रॉफिट होता है तभी तो वो 2 रुपए का हिस्सा देगा डीएससी साहब को, और ये 10 रुपए का प्रॉफिट कहां से आ रहा है? ये 10 रुपए का प्रॉफिट उसी बच्चे के हिस्से से काटा जा रहा है। अब आप सोचिए कि क्या ये पाप नहीं है? आप सोचिए कि उस सरकारी स्कूल में उस बच्चे का उसके हक में क्या ही मिलता है उसे। अगर एक जोड़ी ड्रेस मिलती है उसे भी आप खा जा रहे हैं, तो सोचिए कि आपका पेट कितना बड़ा है। हमारे साथ चितरंजन जी हैं, हमारे साथ सुशांतोदा है। सुशांतोदा, ये तो बहुत बड़ा पाप है। मतलब जांच तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं कार्रवाई, मतलब जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंशन तो छोटी चीज है। निश्चित तौर पर होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये कमीशन का खेल इन लोग खेलते हैं। अंडा से लेके हर चीज पर कमीशन रहते हैं। ये जो दुकानदार जो किताब की जो आप बात कर रहे हैं, ड्रेस की बात कर रहे हैं, वो ड्रेस की पैसा आते साथ उस दुकानदार को खबर हो जाती है, वो आके पहुंचा देते, उस पर टेंडर हो जाती है, मतलब ऑफलाइन टेंडर कि आप कितना परसेंट देंगे, वो कितना परसेंट देंगे, जो सबसे ज्यादा पैसा देंगे उनको मिल गया। अब बीते नेक्स्ट ईयर बोलेगा भाई तुम ले लेना। इस तरह से इन लोग चलाते, ये हर जगह चलते हैं, लेकिन सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। 1 से लेके 8 के पास जिस बच्चे के अधीन में जिसके ये गार्जियन है, मतलब एसएसपी है ना, ये सारे टीचर्स की एसएसपी है, देख रहे हैं। जब ये इसकी हाल है तो थाना का क्या हाल होगा ये सोच लीजिए। हम तो बताते हैं कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो मेरे पास खबर है, शिक्षक प्राइवेट शिक्षक रखते हैं, सरकारी शिक्षक प्राइवेट शिक्षक रखते हैं, वो उनको पेमेंट देके चलाते हैं, वो स्कूल जाते ही नहीं। 8,000 रुपए की तनख्वाह देते हैं। जी हाँ, तो ये बताइए कि इनकी बिना ताकत की, इनको बिना चढ़ावे दिए हुए वो क्या करते हैं। ये ज्यादातर गिरिडीह क्षेत्र में उधर देखे जाते हैं, क्योंकि कोई कुछ बोल के रह जाते, कोई किसी का डर भाव बोल के रह जाते, लेकिन ये काम करते। इस पर सरकार को रुकने की नहीं जरूरत है। ये जांच तो पहले से ही 1 साल पहले से जांच कीजिए, इस पर सिर्फ कार्रवाई करने की जरूरत है और तुरंत कार्रवाई हो। हमें लगता है दूसरे जो जिला के डीएससी रहेंगे वो सुधर जाएंगे। और टीचर्स, हम तो आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि 10-20 टीचर्स हम लोग के साथ भी ऐसे, वो भी मारे हुए हैं। उनके बुजुर्ग अगर यहाँ सोचिए है, फादर है, उसको ट्रांसफर अगर किया जाए तो कितना बार चढ़ावा देते हैं। हमारे टीचर्स बगल में बैठे हो, वो भी बताएंगे कि क्या हाल है इनकी। ऐसे शिक्षकों से तो मैं अपील कर रहा हूँ जी, ऐसे शिक्षकों से, सुशांतोदा आप बता रहे हैं ना, मैं ऐसे शिक्षकों से अपील कर रहा हूं कि वो न्यूज़ 11 भारत को सूचना दें। उनका नाम हम गुप्त रखेंगे, लेकिन उनकी समस्या को जनता के सामने लाना बेहद जरूरी है। सरकार के सामने उनकी समस्या को लाना बेहद जरूरी है। सुशांतोदा जी, देखिए, जिस दिन हम लोग पहले शनिचर को जो बैठे इस पर जो बहस हुई, बहस होने के बाद सोचिए 10 बजे के बाद भी हमारे पास फोन आने लगा कि भाई तुम लोग जिस पर बैठे हो और कुछ देंगे। तभी उनसे हम नेटवर्क में कांटेक्ट करने खोजे थे, लेकिन वो गांव में रहते हैं। वो बोला कि हम सारा डिटेल्स देंगे, रांची वाले का भी। ये सिर्फ गिरिडीह नहीं है, हर जिला में यही हाल है। सिर्फ शिक्षक बोलते नहीं है डर से कि मेरे पेमेंट रोक दिए जाएंगे। हम लोग बोले कि एब्सेंट आपको कहीं नहीं दिखेंगे, आप कुछ हमको दें, न्यूज़ 11 आप पर काम करेंगे। और लोगों की जो टीचर्स हैं इनको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए और बच्चों को पढ़ाए, आगे बढ़े। झारखंड सरकार बढ़िया से काम कर रहे हैं। जो सरकार काम कर रही है, इस काम को हम लोग का ड्यूटी बनता है कि उसको किस तरह से आगे बढ़ाए। जांच एजेंसी क्या करेंगे, हम लोग बैठ के जांच करेंगे और जनता जांच करेगी कि ये गलतियां हैं उनकी और इसे सजा मिलनी चाहिए। जी, हमारे साथ चितरंजन जी हैं। चितरंजन जी, सुशांतोदा तो जो बात बोल रहे हैं, आप तो एक शिक्षक हैं,
ये तमाम चीजें आपने भुगती हैं, ठीक है, आपकी थोड़ी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो कहती है कि आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन जो गिरिडीह में चल रहा है गुरु, आप वहां बैठ करके एक इंसान के तर्ज पर आप भी मानते हैं कि नहीं ये तो गलत है, एकदम गलत है, किसी भी हालत में गलत है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि कार्यावधि में इस तरह की गतिविधियां सही नहीं हैं। जहां सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले इसके लिए सतत प्रयासरत है और हर कुछ कर रही है। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के तर्ज पर भी झारखंड में कार्य शुरू हो गया है। स्कूलों को अपग्रेड करके मॉडल स्कूल के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है कि हमारे गरीब तबके के बच्चे भी अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके और उनका भी लेवल बढ़े। लेकिन इस तरीके की बातें आ रही हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा कैसे लेवल बढ़ेगा आप बताइए, ऐसा डीएससी रहे तो वही कह रहा हूँ, कैसे लेवल बढ़ेगा बताइए ना। शिक्षक जो डीएससी साहब है वो आके आप शिक्षक के ऊपर प्रेशर बनाएंगे क्या आप शिक्षक कर दिए कि भैया मेरा सामान बेचो और 3 लोगों को मेंबर बनाओ, अगले महीने अगर नहीं बनाओगे तो 2 दिन की एब्सेंट लगा दूंगा, तनख्वाह के लिए अपने दौड़ते रहना उसके बाद, ठीक है। डीएससी का पावर जानते हैं ना, डीएससी का पावर कितना होता है? डीएससी चाल है तो शिक्षक के अकाउंट में 1 रुपया नहीं आएगा। इनके पास सिर्फ एक लाल कलम अगर चला दें तो 1 रुपया नहीं आएगा शिक्षक के अकाउंट में। शिक्षक बेचारा क्या करेगा? शिक्षक बेचारा वो जो 2 बैल से अपनी जिंदगी पालता है उसको बोलेगा मेंबर बनो, कहीं नहीं बन रहे हो तुम मेंबर, वो बेचारा मेंबर बनेगा, कहीं से कलेजा काट करके पैसा लाएगा। शिक्षक कहां से पढ़ाएगा? शिक्षक से हम कैसे उम्मीद करते हैं कि भाई दिल्ली मॉडल और केरला मॉडल पर वो पढ़ाई होगी? देखिए बात तो सही है, शिक्षकों के साथ भया दोहन हो रहा है। ज़्यादातर शिक्षक कुछ बोल नहीं पाते हैं। अभी शिक्षक संघों का भी हाल बहुत बुरा है। शिक्षक संघ भी अभी यूनिटी की स्थिति में दिखते नहीं हैं। नियुक्ति जैसे जैसे हो रही है बैच वाइज संगठन लोग बनाते जा रहे हैं, जिसके चलते शिक्षकों का अधिकार भी प्रभावित हो रहा है। शिक्षक दोराहे पर खड़े हो जा रहे हैं। अभी कई जगहों पर ऐसी बातें आ रही हैं जिसके चलते उनका मान सम्मान को भी ठेस पहुंच रहा है। शिक्षक चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, लेकिन कई तरीके की गैर शैक्षणिक कार्यों को करने के साथ साथ शिक्षा को देना बहुत आसान नहीं होता है। अगर शिक्षक अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो। अच्छा, शिक्षक चाहे तो ऐसे डीएससी के खिलाफ आवाज उठा सकता है क्या? एक बात बताइए, मतलब आप तो शिक्षक हैं, आप समझ सकते हैं, शिक्षक के पास ऑप्शन है क्या कि ऐसे डीएससी के खिलाफ आवाज उठाए? नहीं, ये कतई संभव नहीं है, इसलिए कि वो हमारे नियोक्ता होते हैं, उनके इस पद में अपार शक्ति निहित है जिसके तहत एक शिक्षक का करियर खराब किया जा सकता है। तो इसलिए डीएससी के खिलाफ चलने का शिक्षकों में कहीं से हिम्मत नज़र नहीं आता है। और क्योंकि पहले के समय में एक दो शिक्षक संघ थे, तो जिसके चलते यूनिटी के साथ डट करके रहने के चलते शिक्षकों का बहुत हद तक संरक्षण हो पाता था। लेकिन अभी के समय में तो ये भी मामला काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है। शिक्षकों का कोई भी अभी के समय में सहारा नहीं दिखता है। शिक्षकों का सहारा है ना। अगर शिक्षकों को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, भाई शिक्षक भी हमारे झारखंड की नींव के सबसे मजबूत पत्थर हैं। अगर शिक्षक मजबूत रहेंगे तभी तो हमारा झारखंड मजबूत बनेगा। अगर उस झारखंड को हमें मजबूत बनाना है तो इन शिक्षकों को मजबूत करना पड़ेगा। शिक्षक अपने आप को ऐसा ना समझे कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं यहाँ बैठ करके कह रहा हूँ, संपादक जी सामने बैठे हुए मैं कह रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं कि भाई झारखंड के एक भी शिक्षक को अगर लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनका भयादोहन हो रहा है, उनके से घूस मांगी जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, या उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो सच है तो दिखेगा। ये मैं यहाँ बैठ करके वादा कर रहा हूँ। अनूप सर। भारती जी, एक चीज़ ज़रा सोचिए, बहुत हो हंगामा होता है कि शिक्षा का भी निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्यों ना हो। जब ऐसी तस्वीरें आती है तो क्यों नहीं हो निजीकरण। आप प्राइवेट स्कूलों को देख दो, आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देख लो, आप उनके सिस्टम को देख लो, व्यवस्था को देख लो, डिसिप्लिन को देख लो। ठीक है, कई मायने में वो जिस तरीके से करते हैं वो जायज नहीं होता है। निजी स्कूल जो करते हैं, मनमाना फीस वसूलते हैं, एनुअल फी वसूलते हैं। अभी जैसे कि खबरें आ रही हैं कि अब कोविड के बाद उन लोगों ने सारे फीसेस के अलावा
वो सारे फीसेस तो लेना उन्होंने शुरू कर ही दिया है। उसके अलावा 1000 से 2000 तक की बढ़ोतरी उन्होंने कर दी है। ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि फिर तो वो ताल ठोक के लेंगे। वजह यह है कि वो गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन जो सरकारें सरकारी विद्यालयों को मजबूत करने के लिए दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं, नई शिक्षा नीतियां लाती हैं। अब गिरिडीह जिला को देख लीजिए, जहां के डीएसी साहब हैं, जहां के हम बात कर रहे हैं। गिरिडीह जिला आई थिंक कि 13 सीडी ब्लॉक्स का बना हुआ है जिला, वो 13 सीडी ब्लॉक्स है वहां पर। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता के लिए 19 एजुकेशनल ब्लॉक बनाए गए हैं। उनको 19 ब्लॉक्स में बांटा गया है और 4 रेंज सर्किल हैं। तो आप सोचिए कि किस सोच के आधार पर बनाया गया होगा, किस दूरदर्शिता के आधार पर बनाया गया होगा। वो इसलिए बनाया गया होगा कि ब्लॉक जब शैक्षणिक ब्लॉक जब छोटे छोटे होंगे तो उन पर नियंत्रण बहुत ज्यादा रहेगा और सिस्टम सुधरेगा। लेकिन जब कहते हैं ना शाख पे उल्लू वाली बात, ये वही उल्लू है, ये उसी शाख के उल्लू हैं। मैं कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग हो गया है जहां पर सरकारीकरण सर चढ़कर बोल रहा है। भ्रष्टतम विभाग, पहले हम ये कहते थे कि अंचल कार्यालय सबसे भ्रष्ट कार्यालय है। मैं तो कहूंगा कि शिक्षा विभाग में जो चल रहा है, ये किसी खास मंत्रालय की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी खास टेबल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी खास सचिव, संयुक्त सचिव या उनके मातहत कर्मचारियों की बात नहीं कर रहे हैं। टोटलिटी में अगर देखा जाए, अभी स्कूल मर्जर्स पे बहुत हंगामा हुआ। अब तो ये कहना पड़ जाएगा, तब तो ठीक हुआ, क्योंकि भाई स्कूलों का जो कार्य है, शिक्षकों का जो कार्य है, वो आप करने दे नहीं रहे हो, उनका भयादोहन कर रहे हो आप। अब किसी मशहूर शायर ने, मुझे लगता है अब नाम याद करूंगा तो फिर थोड़ा वक्त निकल जाएगा, लेकिन कहा था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। ऐसे लोगों के लिए शेर फिट बैठता है क्या? ये तो वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि घर से मार्केट है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, हजारों मातहत हैं, उन्हें पटाया जाए। सही बात है। तो अब बताइए शिक्षा का क्या होगा? इन जनाब की जो स्थिति होने वाली है, मुझे भारती जी, मुझे ये लग रहा है कि आप फिर से एक बार वीडियो अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। इनकी मुस्कुराहट कहती है कि मैं ढीठ हूं। एक बार ये वीडियो दिखाइए। हाँ, मैं ढीठ हूं। पैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ढीठ। आज मीडिया के कैमरे से लोग डरते हैं। पैनल मैं चाहता हूं कि एक बार पूरे ऑडियो के साथ अनूप जी से दिखाया जाए। बिल्कुल, वो लोग डरते हैं जो बेईमान होते हैं। पूरी कर लें दीजिए बात। बेईमान होते हैं वो लोग, मीडिया के कैमरे से डरते हैं। ये जनाब उस प्रजाति के हैं कि बेईमान हो के भी ये कैमरामैन को ही और रिपोर्टर को ही नसीहत देते हैं। और इनकी मुस्कुराहट देखिए ना, कितनी शालीनता है, कितनी ईमानदारी झलक रही है इनकी मुस्कुराहट। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यार ऐसे फोटो लगा तब तो हो गया, फोटो लगाया तब तो हो गया। ये क्या क्या दिखा रहे थे सर आप? बड़ा सूरज, टूथब्रश पकड़ना, हेलमेट, ये सब क्या क्या दिखा रहे हैं सर आप स्कूल में? अरे गुजर यार बंद कर दो। आईडी निकालो, आईडी निकालो। अब बोलिए। तस्वीरें हैं, मतलब यही है जैसा कि संपादक जी कह रहे हैं कि मैं ढीठ हूं, क्योंकि मैं चितरंजन जी के पास आ रहा हूं। सर देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और एसएमसी, चूंकि आप शिक्षक हैं, मैं देखता हूं, मैं किसी एक सरकारी स्कूल में चला जाऊं, अगर उसके पोषाहार, जो बच्चों का मध्याह्न भोजन आता है, अगर उसका ऑडिट हो जाए उसमें गड़बड़ी मिलेगी। जो किताबें बिकती हैं उन किताबों का ऑडिट हो जाए उसमें गड़बड़ी मिलेगी। जो ड्रेस के लिए पैसा आता है उसका ऑडिट हो जाए उसमें गड़बड़ी मिलेगी। जो साइकिल के लिए, छात्राओं के लिए जो साइकिल के पैसे आते हैं उसमें गड़बड़ी मिलेगी। और इसमें कोई कारण नहीं है कि हर गड़बड़ी में अगर डीएससी को शेयर ना जाए तो 1 रुपए की गड़बड़ी संभव नहीं है। 1 रुपए की गड़बड़ी संभव नहीं है अगर डीएससी को शेयर ना जाए तो। डीएससी के वरदहस्त के बाद ही ये सारी गड़बड़ी होती है। आप मना करेंगे इस बात से कि आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं? देखिए, अभी के समय में विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में नाम मात्र के पैसे आ रहे हैं। वो उसका मेंटेनेंस जारी रहे,
इस आधार पर पैसे दिए जा रहे हैं। बाकी पहले की जो स्थिति थी उस आधार पर पैसे आते थे, बच्चों का पोशाक विद्यालय के द्वारा ही बांटा जाता ना था। चावल के लिए पैसे नहीं आते। चावल तो मिलता है ना आपको? चावल मिलता है, चावल मिलता है, किताबें मिलती हैं जी, किताबें मिलती है ना विद्यालय में। हाँ, किताबें मिलती हैं, ड्रेस मिलते हैं, हाँ ड्रेस मिलता है, उसका ऊपर से ही टेंडर होता है। हाँ, वो सब वो मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। अभी के समय में क्या है कि अधिकांश बच्चे पहली और दूसरी कक्षा को छोड़ करके मैक्सिमम बच्चों का अकाउंट खुला हुआ है और उसी में पैसे जाते हैं। मतलब आप यहाँ बैठ करके बोल सकते हैं कि इसमें गड़बड़ी नहीं होती है एकदम? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हिसाब किताब थोड़ा बहुत अगर ये कितनों मिलान करने पर थोड़ा बहुत में ही तो बहुत हो जा रहा है सर। थोड़ा बहुत एक स्कूल से आप सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत करते करते पूरा झारखंड लूट लिया। मान लीजिए चावल एक अनुमान के हिसाब से 100 ग्राम का बनाया गया है, ठीक है ना, एक बच्चे पर 100 और 150 ग्राम के हिसाब से ये करना, तो एक एवरेज जैसे काउंटिंग के हिसाब से। अब हाजिरी की बात है, थोड़ा बहुत मान लीजिए कि जो बच्चे आते हैं आगे पीछे तो 10-20 का 19-20 हो सकता है, इसलिए आप जो बोल रहे हैं नहीं, आपके स्तर, मैं शिक्षक के स्तर पे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जब ब्लॉक से आप लोगों को चावल निर्गत होता है तो जो क्वालिटी का चावल मिलना चाहिए, क्या उसी क्वालिटी का चावल आप लोगों को निर्गत होता है? नहीं, हमेशा से मैंने देखा है कि वो क्वालिटी थोड़ी दब रहती है। हर बोरा, जितना बोरा होता है, हर बोरे में मैंने देखा है कि उसमें छेद होता है, ठीक है। एक बोरे से 40-45 के लगभग 50 किलो के बोरे में लगभग 40-45 किलो के लगभग, बिल्कुल हर बोरे से 5-5 किलो, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, हर बोरे से 5-5 किलो गायब होता है। बहुत जल्दी इसका भी खुलासा करेंगे, इंतजार करिए ना, सब खुलासा होगा, थोड़ा सा इंतजार रखना है दर्शकों को। जी अनूप जी कुछ कह रहे हैं? भारती जी, मामला सिर्फ 5 किलो 10 किलो का नहीं है, बोरा गायब हो जाता, बोरे गायब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस विद्यालय में कितने छात्र हैं, कितने रेगुलर आते हैं, तो कोई ये कौन कैलकुलेट करता है? इसका पावर किसके पास है? आप निरीक्षण करने वाले आप हैं, अधिकार आपके पास है, सर्टिफाई करने वाले आप हैं, तो किस विद्यालय में कितने बच्चों का पोषाहार जा रहा है, ड्रेस के पैसे जा रहे हैं, वो सब आप तय करते हैं बैठ के। तो आप बहुत सारी गुंजाइशें हैं, सरकार के खजाने और स्कूल के बीच में ब्रिज कौन है? डीएससी साहब ब्रिज है। और मैं उस समय जब जो बोल रहा था, शैक्षणिक ब्लॉक का मामला जो बता रहा था कि 19 ब्लॉक है और 4 सर्किल रेंज है, इन सब में, इस पूरे इलाके में 1900 ब्लॉक में जो प्राथमिक विद्यालय है और उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी मिडिल स्कूल, आई थिंक 6 to 8, ये इन सबका प्रशासनिक अधिकार डीएससी के पास है। एकदम डीएससी के पास है 1 to 8 का। तो आप सोचिए कि ये एक ऐसा वर्ग है जो मैं रेंज बता रहा हूं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक तक के बीच में कितने हजार बच्चे एक जिले में पढ़ते हैं। मैं तो डीएससी तो सर आप बहुत ऊपर कह रहे हैं। एक प्रखंड में जो बीओ होते हैं ना, आप बीओ की संपत्ति का ऑडिट करवा लीजिए। मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि मतलब लोग देखें, मैं वही कह रहा हूं कि चारों सर्किल रेंज के अंदर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जितने विद्यालय है, सबके अकाउंट का ऑडिट करा लिया जाए, करवाना चाहिए। सुशांत बस जी, आपको बता दें कि ये जो बात अनूप जी रखे, एकदम सही बात रखे हैं। बच्चों को स्कूल में 25 आते हैं, उसे 40 क्यों दिखाया जाता है जानते हैं? ये चावल अंडा दूध बेचने के लिए। वो रेगुलर आप जाके अगर जांच कर ले, वहां क्लास में बैठे हुए 20 जन, लेकिन वो दिखाएंगे 35 जन। इस तरह से ये लोग 15 जन के खाना 150-200 ग्राम की जो चावल है, इसके लिए अगर बोरा अलॉट हुआ 50 तो वहां पहुंचेंगे 40, लेकिन आपको 10 बोरा खाली मिलेंगे। उसका ही काउंटिंग सही रहेगा। जैसे बिहार में नहीं दिख रहे थे, बोरा लेके घूम रहे थे टीचर्स, वो हाल कर दिए हैं ये डीएससी जैसे लोग। निश्चित तौर पर सर कार्रवाई होनी चाहिए। किसका अधिकार खा रहे हैं डीएससी साहब? सोचिए तो जरा सोचिएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जांच नहीं चाहिए हुजूर, जांच नहीं चाहिए। मैं यहां बैठ करके इसे फाड़ दे रहा हूं, जांच नहीं चाहिए, कार्रवाई चाहिए सर। ऐसी जांच का हम क्या करेंगे? ऐसी जांच का जनता क्या करेगी? ऐसी जांच तो बहुत सारी डस्टबिन में पड़ी रहती है जिला कार्यालयों में। ऐसी जांच जो है बहुत सारी जिला कार्यालयों में डस्टबिन में पड़ी रहती है। जैसे ये 1 साल से डस्टबिन में पड़ी हुई है, इस पर जवाब देने वाला कोई नहीं है, इसका फट जाना ही बेहतर है। लेकिन अब सरकार बदली है, सरकार का चेहरा बदला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कार्यवाही का तरीका भी बदलेगा।
जांच से आगे बात निकलेगी और बात अपने मुकाम तक पहुंचेगी। हमारे पास सर 10 से 15 सेकंड है। अनूप जी कुछ कहना चाहते हैं जी? सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ये हमारे जो होस्ट हैं, जो एंकर हैं अभिषेक भारती जी, ये इन्होंने कागज के टुकड़ों को फाड़ा। ये इनका आक्रोश है। ये एक व्यक्ति है, पहले ये एक व्यक्ति है, ये इनका आक्रोश है। और ये जो दस्तावेज फाड़े गए हैं, ये कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, ये एक बस प्रतिलिपि है, ये एक फोटो कॉपी है। तो ये सिर्फ एक संकेत है कि एक आम आदमी में इन तस्वीरों को देखकर कितना उबाल आता होगा। अब 10 सेकंड का टाइम इन्होंने दिया है, तो मैं जरा सा ये भी बता दूं कि ऐसे लोग अब तक क्या कर रहे हैं, अब तक किस तरीके से अपने पद पर बने हुए हैं। जो लोग आज बाइट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, वो सब लोग जिम्मेदार हैं। मैं खुलेआम बोल रहा हूं, किसी को बुरा लग रहा हो लगे, वो हमसे फोन पे बात कर सकता है, लेकिन ये लोग सब जिम्मेदार हैं, वहां के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। वो जानते हैं, वो 1 साल पहले की घटना भी जानते होंगे, जब इनके खिलाफ जांच का आवेदन दिया गया था और डीसी ने अनुशंसा की थी उस जांच की। सब लोग जानते हैं। अरे भाई, सरकार आपकी है, आप जांच होनी चाहिए, आप कर रहे हो, जांच होनी चाहिए, जांच करवाइए। आप कहिए कि मैं डीएससी के खिलाफ जांच की मांग भी करता हूं और जांच की मांग को लेकर सीएम साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि ये आपके विधानसभा क्षेत्र के होनहारों के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मतलब कुल मिला के मजबून बस यही है कि मकसद नहीं है हमारा हंगामा खड़ा करना, चाहत यही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अनूप जी, बहुत शुक्रिया चितरंजन जी, बहुत शुक्रिया सुशांतोदा आपका, और बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका भी। गिरिडीह से आपने जो तस्वीरें दिखाई, जो रिपोर्ट भेजी, वो आंखें खोल देने वाली हैं। तो जांच नहीं चाहिए हमें, तो बस कार्रवाई चाहिए, एक्शन चाहिए। एक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि तस्वीर बदलनी चाहिए। बच्चों का हक खाना कतई गंवारा नहीं है, कतई गंवारा नहीं है। और फिर से मैं अपील कर रहा हूं झारखंड के हर एक शिक्षक से, हर एक आम आदमी से भी अपील है कि भाई आपके पास अगर ऐसी कोई खबर है, आपको लगता है कि इस मंच से उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी खबर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप वो खबर हम तक पहुंचाइएगा। हमारा वादा है, हम आपका नाम भी गुप्त रखेंगे और सच होगा उसे हम दिखाएंगे। डंके की चोट में फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।